हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक स्टोरी और उससे जुड़ा हुआ एक लेसन शेयर करने जा रहा हूँ। रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ये स्टोरी और ये जो लेसन है वो शेयर किया गया है। लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन उन्होंने शेयर किया। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने भी इतना सीरियसली इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा और द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट चैप्टर हैड इन माई लाइफ, इन माई द वे आई थिंक, मुझे लगा कि ये इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बन सकता है जो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। शायद आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें। तो टॉपिक है रिस्क एंड लक। रिस्क और लक दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर उस किताब की माने तो रिस्क और लक भाई बहन की तरह है, साथ साथ रहती हैं। और इस दुनिया में अगर रिस्क है तो लक भी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में लक फेवर कर जाता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिस्क फेवर कर जाता है। कभी कभी हम दूसरों की जो सक्सेस है उसको मेजर करते हैं, चाहे वो करियर सक्सेस हो या लाइफ में पर्सनल रिलेशंस की सक्सेस हो या उसकी फाइनेंशियल सक्सेस हो। किसी भी तरह की सक्सेस को हम जब मेजर करते हैं या हम जज करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कोई भी जजमेंट पास करने से पहले कि हर किसी की ज़िंदगी में लक और रिस्क ने एक अलग रोल प्ले किया है। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लक ने कुछ ऐसा रोल प्ले किया हो कि मैं किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, जबकि वो जो दूसरा पर्सन है वो भी मेरे जितना ही कैपेबल है, पर हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में रिस्क ने कुछ ऐसा रोल प्ले किया हो। शायद ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उससे आप अगर कोरिलेट करेंगे तो शायद आपको ये एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी है मिस्टर बिल गेट्स की। अब बिल गेट्स को तो आप ज़रूर जानते होंगे। बिल गेट्स ये 1960s की स्टोरी है। उस टाइम पे वो वॉशिंगटन स्टेट में सियाटल करके एक सिटी है जहाँ पर एक छोटे से स्कूल में वो पढ़ा करते थे। उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था एलन। एलन और गेट्स साथ में 13 साल के रहे होंगे जब वो साथ में मिले थे एक दूसरे से हाई स्कूल में। और जिस स्कूल में वो जाते थे वो बहुत कम ऐसे स्कूलों में से था जिसके पास कंप्यूटर था। और वो कंप्यूटर उस स्कूल में कैसे आया, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम पे 60s में वहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे जिनको ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, उनको एक आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है, तभी स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। तो 60s में ऐसा विचार होना और ऐसी थॉट प्रोसेस रखना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे टीचर्स सबको मिलते नहीं हैं, अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसा नहीं सोचते हैं। और तो बिल गेट्स लकी थे उस टाइम पे। उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स थे मिस्टर एलन, वो भी लकी थे कि उनके स्कूल में एक ऐसे टीचर थे जिनको ऐसा लगता था कि एक आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहिए। तो उन टीचर ने स्कूल की मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके वहाँ पर एक कंप्यूटर लगवाया। अब उस ज़माने में 60s में बहुत सारे कॉलेजेस भी ऐसे थे जिनके पास कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उस हाई स्कूल में एक कंप्यूटर था। और जब बिल गेट्स एंड मिस्टर एलन को उसका एक्सपोजर मिला तो बहुत इंटरेस्ट उनमें जगा और बहुत दिन रात जागते थे वो लोग और कंप्यूटर पे काम करते थे और बहुत प्रो बन गए थे। स्कूल ने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी उन दोनों बच्चों को देना शुरू कर दिए थे। राइटर ने बुक में बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट शेयर किया है कि 1960s में, 68 की बात कर रहे हैं, 1968 की बात कर रहा हूँ मैं, देयर वर रफली 30 करोड़ हाई स्कूल एज्ड पीपल इन द वर्ल्ड। सो 30 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र हाई स्कूल जाने वाली थी पूरी दुनिया में। और उसमें से करीब करीब 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते थे। उन 2 करोड़ बच्चों में से 2,70,000 बच्चे ऐसे थे जो वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे, हाई स्कूल एज्ड बच्चे, जिसमें से कि 1 लाख बच्चे सियाटल में थे। और उन 1 लाख बच्चों में से 300 बच्चे उस स्कूल में पढ़ा करते थे जहां बिल गेट्स पढ़ते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ऐसा मौका मिलता था कि वो एक ऐसे स्कूल में जाए जिसके पास ऐसा विजन और ऐसा पैसा हो कि वो एक कंप्यूटर खरीद सके। 1960s में, 1968 टू बी वेरी प्रिसाइज।
तो इस मामले में बिल गेट्स बहुत लकी थे, उनके फ्रेंड भी मिस्टर एलन वो भी बहुत लकी थे कि वो स्कूल में थे। अब आप मैथ्स देखिए, इतने सारे बच्चे पूरी दुनिया में, उनमें से एक बच्चा उस पर्टिकुलर स्कूल में जहाँ पर कंप्यूटर है और फिर उसको मेहनत भी करनी है, उसको इंटरेस्ट भी है, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आज वो हर जगह, अगर आप उनके बारे में गूगल करें तो गेट्स फाउंडेशन है, या उनकी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सब जानते ही हैं। अब वो लकी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, ही वॉज लकी टू बी इन दैट स्कूल। उनके साथ उनका एक और फ्रेंड भी थे। एलन एंड बिल गेट्स के बारे में तो आपने सुन ही लिया। उनका एक थर्ड फ्रेंड था जिनका नाम था मिस्टर केंट। केंट जो थे वो भी कंप्यूटर्स में उतना ही इंटरेस्ट रखते थे, वो भी उसी स्कूल में जाते थे। और अगर आप मिस्टर बिल गेट्स के इंटरव्यूज़ को देखो, उनके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, उनके ऊपर देखो तो कहीं उन्होंने मेंशन किया है केंट के बारे में कि अगर केंट जिंदा होते तो माइक्रोसॉफ्ट में वो हमारे पार्टनर होते हैं। एलन गेट्स एंड केंट मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाते। उन्होंने ये भी बचपन में डिसाइड किया था कि हम कॉलेज में साथ जाएंगे और आगे अपनी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो केंट थे उनको हाइकिंग का बहुत शौक था, और जब वो हाई स्कूल में ही थे तब ड्यूरिंग वन ऑफ दोस हाइक्स ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक साल में करीब करीब 2 दर्जन लोग जो हैं वो हाइकिंग के दौरान मारे जाते हैं एक्सीडेंट के कारण। अब आप देखिए, इतना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें से सिर्फ 24 लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइकिंग के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसमें से वो केंट थे। तो उनकी लाइफ में भी वही अपॉर्चुनिटी थी। ही वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट, he was also interested in computers, he was very good friend of Mr. Bill Gates, and उनको वो environment मिल रहा था जो बिल गेट और मिस्टर एलन को मिला था। केंट को भी वही environment मिल रहा था, और वो भी उन्हीं 300 बच्चों में से थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो गुजर गए और माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं बन पाए, या आप बोल सकते हैं कि उतनी सक्सेस जो शायद उनको मिलनी थी वो मिल नहीं पाई। सो इस स्टोरी का मतलब ये है कि जो रिस्क एंड लक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, अगर हम इसको माने चाहे ना माने, बट दे बोथ गो हैंड बाय हैंड। एंड दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि आप किसी एक में बिलीव नहीं कर सकते विदाउट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर। अगर आप लक में बिलीव करते हैं तो आपको रिस्क में भी बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क में बिलीव करते हैं तो आपको लक में भी बिलीव करना पड़ेगा। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज सो कॉम्प्लेक्स। We're only one. You are only one out of 7 billion people in the world. हमारे अराउंड इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे एक्शंस होते हैं कि हमारे एक्शंस को भी वो इम्पैक्ट करते हैं। कभी कभी वो हमारे लिए लकी साबित होते हैं, कभी कभी हमारे लिए वो रिस्की साबित होते हैं। इसलिए हमेशा ये मान लेना कि मैं बहुत सारा हार्ड वर्क करूंगा और मेरे को सक्सेस मिलेगी ही, ये थोड़ा गलत हो जाता है। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे द नेचर अराउंड अस इज ऑल्सो वर्किंग इन इट्स ओन वे, एंड इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन आवर लाइफ, जो कि लक की तरह प्ले होगा या रिस्क की तरह प्ले होगा, नोबडी नोस। लक एंड रिस्क को मेजर करना इतना डिफिकल्ट है कि जनरली हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हमारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कुछ होती हैं तो हमें हमेशा लगता है कि कुछ भी अच्छा होता है हमारी ज़िंदगी में तो हमें हमेशा लगता है कि ये मैंने कर दिया, आई कैन डू इट, या मैंने अपना हार्ड वर्क किया तो हुआ। लेकिन हम उसमें लक वाला फैक्टर भूल जाते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर रिस्क वाला पार्ट आ जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ग्राउंडेड रहो, अपनी मेहनत ज़रूर करो, डिसअपॉइंट मत हो। इफ यू फेस फेलियर्स, स्टार्ट अनदर जर्नी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। एंड अगर मुझे आगे इस बुक में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने यहाँ तक देखा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।